उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो रश्मि को कोई जवाब दे सके, ये कह सके कि जो कुछ भी तुम कह रही हो, जो कुछ तुम सोच रही हो, सब गलत है। उसका आस्था से एक भाई जैसा रिश्ता है, वो उसकी बीवी नहीं है। तभी अरमान की सख्त आवाज गूंज उठी, शी इज माई वाइफ, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। अरमान की बात सुनकर रश्मि जैसे अपने होश में आई। अपने आप ही उसके हाथ आकाश के कॉलर से नीचे सरकने लगे और उसने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा। वो अरमान की ओर कंफ्यूजन से देखने लगी। कहीं ना कहीं आस्था को आकाश की वाइफ कहना अरमान को अजीब लगा था, इसीलिए वो बीच में ही कूद पड़ा। आज उसने पूरे हक से आस्था का नाम लिया था। अब रश्मि पूरी तरह से शॉक्ड थी। वो मन ही मन बोली, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान सिंघानिया कभी शादी भी करेगा। दोनों का तो आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। रश्मि ने आकाश की ओर देखा। आकाश लाल सुर्ख आंखों से रश्मि को ही घूर रहा था। आकाश के इस तरह से घूरने पर रश्मि थोड़ा घबरा गई। उसे ऐसा लगा कि उसका पूरा शरीर आकाश की आंखों की आग से जलने लगा था। आहन ने बात को घुमाते हुए पूछा, रश्मि दीदी प्लीज बताइए, आस्था भाभी की तबीयत अब कैसी है? रश्मि ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कहा, आस्था बिल्कुल ठीक है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद उसकी जान भी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि काफी देर से किसी ऐसी जगह पर थी जहां ऑक्सीजन लेवल काफी कम था, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, अभी कुछ देर में ही उन्हें होश आ जाएगा। अपनी बात को खत्म कर रश्मि ने मुस्कुराकर आहन का कंधा थपथपाया और वहां से निकल गई, क्योंकि वो ज्यादा देर तक आकाश की आंखों का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रश्मि को इस तरह से गायब होते देखकर आहन और ध्रुव ठहाके मारकर हंसने लगे। आकाश भी गुस्से में रश्मि के पीछे चला गया। आस्था ठीक थी, ये सुनकर अरमान ने राहत की सांस ली। वहीं अरमान के चेहरे पर इतने सारे इमोशंस थे जिसे सुमित काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था। वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। वो मन ही मन बोला, लगता है अब हमारे डेविल किंग ज्यादा दिनों तक डेविल नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी ओर ब्लैक विला में एक आदमी अपने दोनों हाथ बांधे हुए वीर रायचंद के ठीक सामने खड़ा था और वीर उसे गुस्से में घूर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद वीर ने सख्त लहजे में पूछा, डेविल किंग का कुछ पता चला? कहाँ है वो? वीर के सामने खड़े आदमी ने नामे अपना सिर हिला दिया। उसने अपने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर वो अपने मुंह से वीर रायचंद को ये बोलता कि डेविल किंग के बारे में उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, तो वीर रायचंद उसकी जान लेने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचता। उस आदमी को नामे सिर हिलाते देखकर वीर रायचंद गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और अपनी बंदूक अपनी पॉकेट से निकालकर सीधा उस आदमी के सिर पर लगा दी। वीर रायचंद नफरत भरे लहजे में बोला, आखिर कब तक तुम लोग इस काम को करने में नाकामयाब रहोगे? मुझे हर हाल में डेविल किंग और उसकी पूरी गैंग का पता चाहिए। तुम सबको अपना काम याद है या भूल गए? अभी भी वीर रायचंद ने अपने आदमी को गोली नहीं मारी थी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी हांफते हुए अंदर आ गया। वीर ने उस तरफ देखा तो सामने उसका सेक्रेटरी रंजीत खड़ा था। वीर ने उसे घूरते हुए पूछा, बोलो क्या कहना चाहते हो तुम? रंजीत ने कहना शुरू किया, बॉस, हमें हमारे इन्फॉर्मर से पता चला है कि अरमान सिंघानिया की आज फॉरेन के कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होने वाली है। ये खबर मुझे उसी के ऑफिस में काम करने वाले मेरे एक भरोसेमंद आदमी ने दी है। अब जैसे ही वीर रायचंद ने अरमान सिंघानिया का नाम सुना, उसके माथे पर बल पड़ गए और वो नफरत से कहने लगा, एक तो ये डेविल किंग है जो मेरा कोई भी इलीगल बिजनेस चलने नहीं दे रहा है, और दूसरा ये अरमान सिंघानिया। इसने तो जैसे कसम खा रखी है कि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स को, मेरे सारे क्लाइंट्स को ये मुझसे छीन कर ले जाएगा। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए, फिर मैं इन दोनों को एक बार में ही अपने हाथों से मार दूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं इन दोनों को।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।